वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 2, जो कि हमने आईटीबीपी और सीआईएसएफ में निकली हुई एनिमल ट्रांसपोर्ट फायरमैन, स्ट्रेस काउंसलर, पायोनियर जैसी वैकेंसीज के लिए तैयार किया है। इस वीडियो में साथियों हम जीके प्लस हिंदी के प्रश्नों को शामिल किया है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपसे बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, इस वीडियो में सबसे पहले हम जीके के क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जीके के क्वेश्चंस, उसमें हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी, इसके अलावा साथियों स्पोर्ट्स, फिर हिंदी और साथियों लास्ट में साइंस। ये सभी प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। और जो वीडियो आपको सीआईएसएफ फायरमैन के साथ साथ यहाँ पर जितने भी लिखी मैंने एनिमल ट्रांसपोर्ट, कीनल मैन, स्ट्रेस काउंसलर, ड्रेसर वेटनरी, इसके अलावा पायोनियर और इसके अलावा किचन स्टाफ, इन सभी वैकेंसीज में आपको काम आने वाला है। और जितनी भी वैकेंसियां जिनमें जीके और हिंदी आता है उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। चलिए आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है राजा किशोरीलाल गोस्वामी, दूसरा ऑप्शन है सत्येंद्र सिन्हा, तीसरा ऑप्शन है तेज बहादुर सप्रू और फोर्थ ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सत्येंद्र सिन्हा। कौन? तो सत्येंद्र सिन्हा को ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में, किसके रूप में? विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम क्या था? क्या है? प्रश्न रिपीट करता हूं कि भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है हंटर कमीशन, दूसरा है सेडलर, तीसरा है कैबिनेट मिशन और फोर्थ है साइमन कमीशन। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है साइमन कमीशन। क्या है? साइमन कमीशन। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी को पता होगा कि इस कमीशन का बहुत ज्यादा विरोध किया गया था, क्योंकि इसमें एक भी व्यक्ति भारत का नहीं था। ये भारत के लोगों के लिए तो था, लेकिन इसमें एक भी व्यक्ति भारतीय नहीं था। इसलिए आपको पता होगा कि उस समय साइमन कमीशन का बहुत ज्यादा विरोध किया गया था। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साइमन कमीशन गो बैक के नारे भी इसी समय लगाए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर यहाँ पर पूछा है। पहला ऑप्शन है टी कृष्णामाचारी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा है मौलाना अबुल कलाम आजाद और फोर्थ ऑप्शन है हमारा जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अंबेडकर भारत के कौन थे? प्रथम कानून मंत्री थे। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी? तो वह कौन सा कानून था जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी? फर्स्ट ऑप्शन है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, दूसरा ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1892, तीसरा ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861 और फोर्थ ऑप्शन है विनियमितीकरण अधिनियम 1773। तो साथियों जो हमारा ऑप्शन 4 है विनियमितीकरण अधिनियम 1773 के अंतर्गत ही भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी गई थी। ऑप्शन 4 यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे? क्या है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे? फर्स्ट ऑप्शन है आर के षणमुगम शेट्टी, दूसरा ऑप्शन है चिंतामन राव देशमुख, तीसरा ऑप्शन है लियाकत अली खान और फोर्थ ऑप्शन है जॉन मथाई। तो साथियों करेक्ट आंसर है लियाकत अली खान। जो लियाकत अली खान थे वह 1946-47 के दौरान क्या थे? तो वो वित्त मंत्री थे, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? किसकी हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? पहला विकल्प है हमारा दयाराम साहनी ने, दूसरा है राखलदास बनर्जी ने, तीसरा ऑप्शन है एम वत्स ने और फोर्थ ऑप्शन है अन्य ने। तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों दयाराम साहनी। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी हमारी उसकी खोज किसने करी थी? तो यह दयाराम साहनी ने करी थी। इन्होंने 1921 में, कब? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी। ऑप्शन 1 बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था? क्या है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के
द्वारा शरीर को त्याग दिया था। जैसा साथियों को पता होगा कि जैन धर्म में संथारा लिया जाता है। क्या लिया जाता है? संथारा लिया जाता है, और ये व्यक्ति एक उम्र के बाद लेता है, उसमें वो खाना और पीना बंद कर देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? संथारा। तो ये प्रश्न है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह संथारा लेकर अपना शरीर त्यागा, वह कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है बिंदुसार, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, और फोर्थ है अन्य। तो साथियों करेक्ट आंसर रहेगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या संथारा लेकर अपना शरीर त्याग किया था? ऑप्शन तीसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का। तराइन का प्रथम युद्ध 1891 किसके मध्य लड़ा गया था? जो तराइन का युद्ध है साथियों, यह 1191। कब? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसके मध्य लड़ा गया था? फर्स्ट ऑप्शन है मोहम्मद गोरी और भीम, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद गोरी और जय सिंह, फोर्थ ऑप्शन है मोहम्मद गोरी और अजय पाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध 1191 लड़ा गया था। 1191 ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र राज्य किसने बनाया था? क्या प्रश्न कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? पहला ऑप्शन है मुर्शद कुली खान ने, दूसरा ऑप्शन है सआदत खान ने, तीसरा ऑप्शन है सरफराज खान ने, और फोर्थ है अन्य। तो करेक्ट आंसर है मुर्शिद कुली खान। कौन? साथियों जो मुर्शिद कुली खान था, इसने बंगाल को क्या किया था? मुगल साम्राज्य से पृथक कर दिया था, क्योंकि एक समय के बाद मुगल शासक बहुत कमजोर हो गए थे और जितने भी उनके सामंत लोग हुआ करते थे वो धीरे धीरे अपना पृथक राज्य बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो उसी में मुर्शिद कुली खान ने क्या करा था? बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। ऑप्शन एक बिल्कुल यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? कौन सा? तो विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? पहला ऑप्शन है 1853 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1856 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1863 ईस्वी में, और फोर्थ ऑप्शन है 1865 ईस्वी में। तो साथियों जो विधवा पुनर्विवाह था, ये कब बना कानून? तो ये बना 1856 में। कब? 1856 में इसको कानून बनाया गया था, और किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजा राम मोहन राय ने साथियों विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया है। राजा राम मोहन राय। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूकी भावरी का संबंध किस खेल से है? तो ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा टेनिस, दूसरा ऑप्शन है तैराकी, तीसरा ऑप्शन है बैडमिंटन, और फोर्थ ऑप्शन है क्रिकेट। तो यूकी भावरी का साथियों संबंध है वो है टेनिस खेल से। किससे? टेनिस खेल से। ऑप्शन एक बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है सिनेमा, दूसरा ऑप्शन है साहित्य, तीसरा ऑप्शन है खेलकूद, और फोर्थ ऑप्शन है विज्ञान। तो साथियों जो अर्जुन अवार्ड मिलते हैं वो मिलते हैं खेलकूद में। किसमें? यानी कि स्पोर्ट्स में आपको कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो मिलता है अर्जुन अवार्ड। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिए हम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? कौन सी ट्रॉफी? डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फर्स्ट ऑप्शन है हॉकी से, दूसरा ऑप्शन है क्रिकेट से, तीसरा ऑप्शन है फुटबॉल से, और फोर्थ ऑप्शन है गोल्फ से। तो साथियों जो डीसीएम ट्रॉफी है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो इसका प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली में आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? इसका प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली में आयोजन किया जाता है। तो हमें बताना है कि ये किस खेल से जुड़ी हुई है। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा फुटबॉल। यानी कि जो डीसीएम ट्रॉफी साथियों ये किस खेल से जुड़ी हुई है? तो फुटबॉल खेल से जुड़ी हुई है। ऑप्शन तीसरा यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? कौन? माइकल फेल्प्स एक साथियों यह कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये अमेरिका देश के खिलाड़ी हैं। तो हमें बताना है कि किस खेल से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्रिकेट से, दूसरा ऑप्शन है बिलियर्ड्स से, तीसरा ऑप्शन है शतरंज से, और फोर्थ ऑप्शन है तैराकी से। तो साथियों जो हमारे माइकल फेल्प्स है वो तैराकी से जुड़े हुए हैं। कहाँ से? तैराकी से जुड़े हुए हैं। और किस देश से हैं? तो अमेरिका देश से हैं। ऑप्शन 4 यहाँ हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ? ये हमें बताना है कि अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है 1889, दूसरा ऑप्शन है 1899, तीसरा ऑप्शन है 1961 में, और फोर्थ ऑप्शन है 1997 में। तो साथियों 1961 1961 में अर्जुन पुरस्कार यानी अर्जुन अवार्ड का शुरुआत करी गई थी। ऑप्शन तीसरा यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब साथियों यहाँ से हम साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम साइंस का। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, यानी जो सूती कपड़ा और ऊनी कपड़ा होता है उनके रेशे होते हैं, उसमें हम अंतर किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? तो पहला है उनको छूकर, दूसरा ऑप्शन है जलाकर,
तीसरा ऑप्शन है NaOH से क्रिया कराकर, और फोर्थ ऑप्शन है HSO से क्रिया कराकर। तो सूती और ऊनी रेशों में अंतर हम ज्ञात कर सकते हैं साथियों जलाकर। किसे जलाकर अंतर हम ज्ञात कर सकते हैं। जब भी हम सूती कपड़े को जलाएंगे तो वो जलने के बाद भुर राख जैसा बन जाएगा। कैसा? राख जैसा बन जाएगा। लेकिन अगर हम ऊनी रेशों को जलाएंगे साथियों तो वो क्या है, एक थोड़ा सा चिपचिपा आकार ले लेंगे। तो सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है, तो जलाकर उसको ज्ञात किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर, बर्फ का दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या है साथियों? जब बर्फ का दाब बढ़ जाता है तो उसका गलनांक घट जाएगा। दूसरा ऑप्शन है बढ़ जाएगा। तीसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहेगा, और चौथा ऑप्शन है शून्य हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा। तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, यानी कि घट जाता है। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्या है प्रश्न कि गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? पहला ऑप्शन है यह ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। दूसरा है ये सस्ते होते हैं। तीसरा है आकर्षक होते हैं, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो सफेद कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं? ऊष्मा को कम अवशोषक करते हैं। क्या करते हैं? ऊष्मा कम अवशोषित करते हैं। तो यही कारण है कि हम गर्मियों में सफेद कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन एक, कि ये ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, यानी कि ऊष्मा को ये अवशोषित नहीं करते हैं। काला रंग सर्वाधिक ऊष्मा को अवशोषित करता है। तो ऑप्शन एक यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा रहने वाला है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? यहाँ पर हमें साथियों 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें हमें गलत कथन का चयन करना है। फर्स्ट है लोहा पानी में डूब जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है लकड़ी पानी पर तैरती है। तीसरा है पारा पानी पर तैरता है। और फोर्थ पारे में लोहा तैरता है। क्या है? पारे में लोहा तैरता है। तो साथियों इसका करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो है तीसरा, ये गलत है। पारा पानी में तैरता है। तो यहाँ पर तीसरा हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर गलत स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो पारा पानी में तैरता है यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? क्या है कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन डी, दूसरा है विटामिन ए, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी, और फोर्थ है विटामिन बी। तो साथियों संतरे में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन रहेगा? तो वो रहेगा विटामिन सी। जितने भी साथियों खट्टे फल होते हैं, क्या होते हैं? खट्टे फल, या यूं कहूं जितने भी सिट्रिक एसिड वाले फल होते हैं, कौन से? सिट्रिक एसिड वाले, उन सभी में विटामिन सी बहुयात मात्रा में पाया जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि संतरा भी क्या है? खट्टा। संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, इन सभी में आपको क्या ज्यादा देखने को मिलेगा? विटामिन सी देखने को मिलेगा, क्योंकि इनमें सिट्रिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। तो ऑप्शन सी और सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चमगादड़ जो होते हैं, जिनको हम बेट्स भी बोल देते हैं, बेट चमगादड़, जिनका चाइना वालों ने सूप पिया था, तो चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। फर्स्ट ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट वेव से, दूसरा ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक वेव से, तीसरा ऑप्शन है रेडिएशन से, और फोर्थ है स्पेशल रेटिना से। तो चमगादड़ अंधेरे में भी क्यों उड़ सकती साथियों? क्योंकि उनको अल्ट्रासोनिक वेव से सहायता प्राप्त होती है। क्या होती है? उनको अल्ट्रासोनिक वेव से सहायता प्राप्त होती है। इसलिए ऑप्शन दूसरा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेड़ पे आपने देखा होगा उल्टे लटके रहते हैं चमगादड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? क्या है कि जो हमें एल्यूमिनियम मिलता है वो किस खनिज से प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है मोनानाइट से, दूसरा ऑप्शन है एंथ्रासाइट से, तीसरा ऑप्शन है बॉक्साइट से, और फोर्थ ऑप्शन है थोरियम से। तो साथियों जो हमें एल्यूमिनियम मिलता है वो मिलता है बॉक्साइट से। किसके? बॉक्साइट से। तो एल्यूमिनियम किसका एस का है साथियों? तो ये बॉक्साइट का एस का है। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल क्या है? आपने पढ़ा ही होगा इनके बारे में, ब्लैक होल्स के बारे में। ब्लैक होल क्या है? जिनके अंदर पूरी की पूरी आकाश गंगाएं समाहित हो जाती हैं। तो पहला ऑप्शन साथियों निहारिकाएं हैं, दूसरा ऑप्शन उल्काएं हैं, तीसरा ऑप्शन है सूर्य के धब्बे हैं, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्या है? तो ब्लैक होल इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फोर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ब्लैक होल क्या है साथियों? तो ये एक अभी मिस्टीरियस चीज है सौर मंडल के लिए, इनके बारे में ज्यादा स्टडी नहीं करी गई है। और कहा जाता है कि इतने बड़े और इतने गहरे होते हैं कि इनके अंदर पूरी की पूरी आकाश गंगाएं चली जा सकती हैं। जैसे कि जो हमारी आकाश गंगा है जिसमें हम रहते हैं, पृथ्वी है, वो है मिल्की वे। क्या है? मिल्की वे। तो साइंटिस्ट द्वारा ऐसा कहा गया है कि यह पूरी की पूरी आकाश गंगाओं को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं, उनको खा सकते हैं। तो ब्लैक होल क्या है? तो ना तो वो निहारिकाएं हैं, ना उल्का हैं, ना सूर्य के धब्बे हैं। करेक्ट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल में स्थायी कठोरता का कारण है? क्या है क्वेश्चन कि जल में स्थायी कठोरता का कारण है?
पहला है मैग्नीशियम कार्बोनेट, दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा है जिंक क्लोराइड और फोर्थ है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो साथियों करेक्ट आंसर रहेगा जल में स्थायी कठोरता का कारण वो है कैल्शियम क्लोराइड। क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, CaCl। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। कैलोरी की मापन इकाई है किसकी? कैलोरी की मापन इकाई है, पहला ऊष्मा है, दूसरा ऑप्शन ठोस, तीसरा ऑप्शन तरल और फोर्थ है ध्वनि। तो साथियों कैलोरी की मापन इकाई क्या है? वो है ऊष्मा। क्या है? ऊष्मा। कैलोरी को हम कहीं से नापते हैं? जूल। कहीं से नापते हैं? जूल से। तो कैलोरी की मापन इकाई कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी ऊष्मा। ऑप्शन एक यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? क्या है प्रश्न? कि सूर्य उदय होते समय व डूबते समय हमें लाल क्यों दिखाई देता है? फर्स्ट ऑप्शन है विकिरण के कारण, दूसरा ऑप्शन है जल वाष्प के कारण, तीसरा ऑप्शन है धूल के कारण और फोर्थ है प्रकीर्णन के कारण। तो साथियों सूर्य उदय होते समय और डूबते समय हमें लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 4, बिल्कुल वेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और साथियों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ऐसे ही आपका जब तक एग्जाम चलेगा हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। इसके अलावा साथियों हम एसएससी जीडी, किसके? एसएससी जीडी और कांस्टेबल आरपीएफ यानी कि उसके भी लेकर आ रहे हैं। तो हमारे चैनल पर साथियों आपको डिफेंस रिलेटेड तैयारियां करवाई जा रही हैं। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। चलिए अगला देखते हैं हम क्वेश्चंस। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। साथियों जो घर में जितने भी हमारे विद्युत संयंत्र होते हैं जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह, वह किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, दूसरा है समानांतर क्रम में, तीसरा है मिश्रित क्रम में और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों घरों में जो विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं वो पैरेलल सीरीज में जोड़े जाते हैं यानी कि समानांतर क्रम में। किसमें? समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो साथियों यहाँ से अब हम हिंदी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। किसके? हिंदी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि ये हमारी जितनी भी वैकेंसियां हैं, एनिमल ट्रांसपोर्ट हो गई, किनल मैन हो गई, स्ट्रेस काउंसलर हो गई, ड्रेसर वेटनरी हो गई, इसके अलावा साथियों फायरमैन हो गया। क्या हो गया? फायरमैन। इसके अलावा पायोनियर। इन सभी में हिंदी पूछी जाती है। तो किसी में 20 नंबर की, किसी में 25 नंबर की, तो किसी में 10 नंबर की, लेकिन हिंदी सभी में पूछी जाती है। इसलिए साथियों ये वीडियो आपको एक से अधिक परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए एलिजिबल है। तो आप वीडियो के एंड तक जरूर देखें। और अब हम यहाँ पर हिंदी का हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। किसके साथियों? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो पहला ऑप्शन है 2 भेद होते हैं, दूसरा ऑप्शन है 4 भेद होते हैं, तीसरा ऑप्शन 5 भेद होते हैं और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों संज्ञा के भेदों की बात करिए तो वो होते हैं टोटल 5। कितने? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। चलिए मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि वह कौन कौन सी होती है। तो साथियों पहली हमारी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं इसके पीछे संज्ञा नहीं लिखूंगा, बस एक में लिख देता हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी साथियों हमारी संज्ञा होती है जातिवाचक। क्या होती है? जातिवाचक। आपने हिंदी अगर डिटेल में पढ़ी होगी तो आपको सभी को अच्छे से पता होगा, इनकी परिभाषाएं पता होंगी। जातिवाचक। तीसरा है साथियों हमारा समूहवाचक। किस प्रकार की संज्ञा होती है? तो वो होती है समूहवाचक। फिर साथियों अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वो होती है हमारी द्रव्यवाचक। क्या होती है? द्रव्यवाचक। और लास्ट है साथियों पांचवी हमारी भाववाचक। क्या है? पांचवी भाववाचक। तो साथियों ये 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। पहली हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है हमारा समूहवाचक संज्ञा, फोर्थ है द्रव्यवाचक और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। तो हमने संज्ञा के टोटल यहाँ पर 5 प्रकार देख लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो साथियों यहाँ पर हमें विकारी और अविकारी शब्दों के भेद बताने हैं कि इनमें कितने भेद यानी कि कितने प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2 प्रकार की होती हैं, दूसरा ऑप्शन है 4 प्रकार की होती हैं, तीसरा ऑप्शन है 6 प्रकार की होती हैं और फोर्थ है 8 प्रकार की होती है। तो साथियों विकारी और अविकारी दोनों के 4-4 भेद है। कितने? 4 इसके हैं और 4 इसके हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? हमारे 8 भेद हो जाएंगे। तो विकारी और अविकारी शब्दों में कितने भेद होते हैं? तो टोटल 8 भेद होते हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो सबसे पहले साथियों हम विकारी शब्दों के भेद देखते हैं। तो इसमें हम पहले 4 देख लेते हैं। तो पहला है हमारा संज्ञा। क्या है साथियों? संज्ञा है। दूसरा सर्वनाम है। क्या है? दूसरा सर्वनाम। तीसरे के साथियों हम बात करें तो वो है विशेषण। क्या है? विशेषण। और फोर्थ हो जाएगा हमारा क्रिया। क्या हो जाएगा? फोर्थ क्रिया। तो साथियों ये किसके भेद हैं? तो ये विकारी शब्दों के भेद हैं। फिर अगर हम बात करें अविकारी शब्दों के तो इसके भी 4 हैं साथियों। तो वो भी हम देख लेते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। क्या है? पहला क्रिया विशेषण। प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप इसको जरूर याद रखें। पहला है क्रिया विशेषण। दूसरा है हमारा संबंध बोधक। क्या है? संबंध बोधक।
अच्छे से मैं यहाँ पर लिख देता हूं। तीसरा है साथियों हमारा समुच्चय बोधक। क्या है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक यहाँ पर नहीं लिख रहा हूं मैं, इसको आप पढ़ लेना। और फोर्थ नंबर पे हमारा विस्मयादि बोधक। कौन सा? विस्मयादि बोधक। ये ऐसे सा। तो साथियों विकारी और अविकारी शब्दों में कितने भेद होते हैं? टोटल 8 भेद, 4 विकारी के और 4 अविकारी के। विकारी अगर हम बात करें तो पहला हो जाएगा हमारा संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और फोर्थ क्रिया। अविकारी की बात करें तो पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और फोर्थ है विस्मयादि बोधक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? क्या है प्रश्न? कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? पहला ऑप्शन है कृपा, दूसरा ऑप्शन है जाति, तीसरा ऑप्शन है नमक और फोर्थ ऑप्शन है कुलीन। क्या है? कुलीन। तो साथियों संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका कुलीन। क्या हो जाएगा? कुलीन बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। कुलीन का पर्यायवाची क्या होता है? तो वो होता है श्रेष्ठ। ये आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि कुलीन का पर्यायवाची तो होता है श्रेष्ठ। तो हमने आपको एडिशनल नॉलेज दिया। ऑप्शन 4 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न है साथियों हमारा, यथा समय में कौन सा समास है? क्या यथा समय में कौन सा समास है? तो पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास, तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास और फोर्थ ऑप्शन है कि बहुब्रीहि समास। तो साथियों जो हमारा यथा समय है इसमें कौन सा समास देखने को मिलेगा? तो इसमें देखने को मिलेगा अव्ययी भाव समास। क्या देखने को मिलेगा? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अव्ययी भाव। ये वह है ना, अव्ययी भाव समास। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रत्येक में कौन सा समास है? क्या साथियों प्रत्येक जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? फर्स्ट ऑप्शन द्विगु, सॉरी द्वंद, दूसरा द्विगु, तीसरा है अव्ययी भाव और फोर्थ है हमारा कर्मधारय। तो इसमें भी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा अव्ययी भाव। कौन सा? अव्ययी भाव। तो प्रत्येक में भी कौन सा समास है साथियों? अव्ययी भाव समास है। अब साथियों मैं इनको आपको एक बात बताता हूँ कि परिभाषा नहीं कठिन होती है और हमें याद नहीं होती, तो आप एटलीस्ट 100 वर्ड ऐसे हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, उनमें समास याद कर लीजिए, 1 से 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। मैं ऐसे करता हूँ, ये मुझे इनकी परिभाषाएं कम कम याद है तो डायरेक्ट मैं उनको उनके एग्जाम्पल रट लेता हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और 100 से ज्यादा आपको शब्द नहीं मिलेंगे, इनके अंदर अंदर ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक में कौन सा समास है साथियों? इसमें हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। चलिए अगला देखते हैं हम, ये थोड़ा शॉर्टकट तरीका है, बाकी आपको अगर परिभाषा याद हो जाती है तो फिर तो क्या ही बात है। अगला है साथियों तिरंगा में कौन सा समास है? इसमें हमें यहाँ पर क्या बताना है? समास बताना है। पहला है कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, तीसरा ऑप्शन है द्वंद्व समास और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो तिरंगा में साथियों समास हो जाएगा हमारा बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल यहाँ करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है स्त्रीलिंग पुल्लिंग से जुड़ा हुआ, कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? साथियों जो कवि है इसका स्त्रीलिंग रूप हमें बताना है। तो पहला है कवयत्री, दूसरा है कवियाणी, तीसरा है कवित्री और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो कवि का स्त्रीलिंग है वो होगा कवित्री। क्या होगा? कवित्री, यानी कि ऑप्शन तीसरा यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? किसका? सूर्य का स्त्रीलिंग रूप हमें यहाँ पर बताना है। तो पहला है सूर्याणी, दूसरा ऑप्शन है सूर्य, तीसरा ऑप्शन है सूरा और फोर्थ ऑप्शन है सूर्या। साथियों जो सूर्य का स्त्रीलिंग है वो है सूर्या। क्या है? सूर्या। अब ये बोलने में हमें क्या लग रहा हो? पुल्लिंग जैसा लग रहा हो, लेकिन वास्तविक में सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सूर्या। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जिसने पहले कभी भी नहीं पढ़ा होगा वो सूर्य को लगा के आएगा, लेकिन अब आपने पढ़ा है तो आपको क्या लगाना है? सूर्या को लगाना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ये कारक है साथियों जैसे क्रिया कारक। तो पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो पहला है संबंध कारक, दूसरा है अपादान कारक, तीसरा ऑप्शन है संप्रदान कारक और फोर्थ है हमारा अधिकरण कारक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इसका अपादान कारक। इसमें कौन सा कारक है? तो वो है साथियों अपादान कारक। पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो अपादान कारक की विभक्ति है। ऑप्शन दूसरा यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। क्या है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? फर्स्ट ऑप्शन है अधिकरण कारक, दूसरा ऑप्शन है संप्रदान कारक, तीसरा ऑप्शन है करण कारक और फोर्थ है अपादान कारक। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा करण कारक। क्या हो जाएगा? करण कारक यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट कहें, मां ने बच्चे को सुलाया इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? पहला है संप्रदान कारक की, दूसरा है कर्म कारक की, तीसरा है करण कारक की और फोर्थ है अपादान कारक की। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर
कर्म कारकी, क्या करा है? कर्म कारकी, कि माँ ने बच्चे को सुलाया यानी कि अपना कर्म किया, तो इसमें को किस कारक की विभक्ति है? तो वो कर्म कारक की विभक्ति है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? जो साथियों अध्यापक शब्द है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो पहला है अध्यापिका, दूसरा है अध्यापकी, तीसरा है अध्यापका और फोर्थ है अध्यापिकी। तो साथियों जो अध्यापक है इसका स्त्रीलिंग रूप है वो है अध्यापिका। क्या है? अध्यापिका। ऑप्शन एक बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है, अध्यापिका। और ऐसे क्वेश्चंस परीक्षा में बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं, इजी होते हैं, बस थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस लगाना होता है। तो अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अध्यापिका। ऑप्शन एक बिल्कुल यहाँ हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? किसका जो नायक शब्द है इसका स्त्रीलिंग रूप क्या है? पहला है साथियों नायिका, दूसरा है नायिकी, तीसरा है नायिका और फोर्थ है नायिका। नायिका आपको पता होगा, फेमस लड़के जानती है इसके बारे में। करेक्ट आंसर रहेगा इसका साथियों हमारा ऑप्शन तीसरा, नायिका। तो जो नायक शब्द है इसका स्त्रीलिंग रूप कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा नायिकी या नायिका। क्या हो जाएगा? नायिका। नायिकी नहीं होगा, सॉरी। तो नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? वो है नायिका। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब साथियों यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है वो आपके सभी छंद से रहेंगे। पिछले वाले वीडियो में साथियों मैंने आपको रस से जुड़े हुए क्वेश्चंस कराए थे, 15 क्वेश्चन से यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन छंद से जुड़े हुए करने वाले हैं। तो पहला है साथियों हमारा, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? यानी सबसे पहले हमें छंद का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद में, दूसरा है यजुर्वेद में, तीसरा ऑप्शन है सामवेद में और फोर्थ है उपनिषद में। साथियों छंद का सर्वप्रथम हमें उल्लेख देखने को मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ पर? ऋग्वेद में। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको छंद कहाँ पर देखने को मिलेंगे? तो वो मिलेंगे ऋग्वेद के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? क्या है साथियों कि जो कोई भी छंद होता है वो किसमें विभक्त होता है? उसमें यानी बटा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है चरणों में, दूसरा ऑप्शन है यति में, तीसरा ऑप्शन है दोनों में ही और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो कोई भी छंद होता है वो चरणों में भी विभक्त होता है और यति के अंदर भी विभक्त होता है, इसलिए करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन तीसरा, दोनों में ही। किसमें? चरणों में भी वो विभक्त रहता है अलग अलग चरण में और अलग अलग यति में भी विभक्त रहता है, इसलिए करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन तीसरा हमारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चारों चरणों में समान मात्रा वाले, ये साथियों मात्रा है, क्या है? मात्रा। यहाँ पर लिख देता हूं मैं, मात्रा। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सममात्रिक छंद, दूसरा ऑप्शन है विषम मात्रिक छंद, तीसरा ऑप्शन है अर्धसम छंद और फोर्थ है ये सभी। क्या है? ये सभी। तो साथियों जिसके चारों चरणों में समान मात्राएं होती है उसको हम बोलते हैं सममात्रिक छंद। क्या बोलेंगे? जैसे परिभाषा से ही मालूम पड़ रहा है कि चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहेंगे? उनको हम सममात्रिक छंद कहेंगे। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सममात्रिक छंद कौन सा है? उदाहरण दीजिए। क्या है साथियों? निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद कौन सा है उसका हमें उदाहरण देना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है दोहा, दूसरा ऑप्शन है सोरठा, तीसरा ऑप्शन है चौपाई और फोर्थ ऑप्शन है साथियों हमारा ये सभी। तो साथियों जो सममात्रिक छंद होते हैं वो होते हैं चौपाई। कौन से होती है? चौपाई। चौपाई में चारों जो उसके चरण होते हैं या यति होती है वहां पर समान मात्राएं होती हैं, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन तीसरा। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद कौन सा है? तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे चौपाई। अब जिसने रामायण पढ़ रखी होगी वो सब इन चीजों के बारे में जानता होगा कि दोहा क्या है, सोरठा क्या है, चौपाई क्या है। बाकी अगर किसी ने रामायण नहीं पढ़ी तो उसके लिए सारे नए शब्द हैं ये, दोहा, चौपाई और सोरठा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली में ही बींदियो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऐसे आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछेंगे। एक पंक्ति दे देंगे, उसमें आपको रस बताने का बोल देंगे, उसमें आपको छंद बताने का बोल देंगे। ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। फिर से रिपीट करूं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली में ही बींदियो आगे कौन हवाल। तो साथियों क्या इसमें दोहा है, दूसरा ऑप्शन सोरठा है, तीसरा ऑप्शन ये बरवे है और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ये क्या है? ये एक दोहा है। क्या है साथियों? एक ये दोहा है। ऑप्शन एक बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। क्या है कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? पहला है रोला, दूसरा है चौपाई, तीसरा है सोरठा और फोर्थ है बरवे। क्या है साथियों? बरवे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सोरठा। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? तो वो है सोरठा। आपने सुंदरकांड में रामायण के सोरठा जरूर पढ़ा होगा, उसमें आपको सोरठा देखने को मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम।
अगला प्रश्न है हमारा, इसमें पंक्ति है और इसमें हमें छंद बताना है। सुनु सिय सत्य असीस हमारी पूजहि मन, ये हिंदी में मन है, कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? क्या है? सुनु सिय सत्य असीस हमारी पूजहि मन, कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? फर्स्ट ऑप्शन है बरवे, दूसरा ऑप्शन है सोरठा, तीसरा ऑप्शन है दोहा और फोर्थ है चौपाई। क्या है फोर्थ? चौपाई। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4 चौपाई। सुनु सिय सत्य असीस हमारी पूजई मन कामना तुम्हारी, इसमें चौपाई है। चलिए चौपाई छंद है। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। इस नेक्स्ट भी इसी प्रकार का प्रश्न है। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न होय शूल, ये न है ना। इसमें हमें छंद बताना है। तो पहला है सोरठा, दूसरा है दोहा, तीसरा है रोला और फोर्थ है हरि गीति का छंद। क्या है? हरि गीति का छंद। तो साथियों इसमें भी क्या है? दोहा है। क्या है? दोहा। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न हमारा, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा अंतिम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद कहलाता है। क्या है साथियों? जो छंद है जिसके पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे, कौन से? दूसरे और चौथे चरण में कितनी? 11-11 मात्रा होती हैं। तो वह कौन सा छंद है हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वह रोला है, दूसरा चौपाई है, तीसरा कुंडलिया है, फोर्थ दोहा है। तो साथियों वो क्या है? वो दोहा है। क्या है साथियों? वो दोहा, जिसके क्या है? पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा। तो वो क्या है? दोहा है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे तो मोती मानस चुन, इसमें कौन सा छंद है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दोहा है, ये सवैया है, चौपाई है, फोर्थ काकली है। तो साथियों ये एक रहीमदास का बहुत ही फेमस दोहा है। क्या है? रहीमदास का बहुत ही फेमस दोहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो ये रहीमदास का क्या है? दोहा। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आशा करता हूं कि वीडियो आपने पूरा देखा होगा। यहाँ पर हमने 50 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। वीडियो अगर आपने एंड तक जरूर देखा है तो इसको लाइक जरूर कर दें, और प्लीज अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। साथियों इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मुझसे कोई त्रुटि अगर हो गई हो वीडियो में तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सही कर पाए। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। और अंत में मैं आपको यही कहूंगा, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, और लास्ट में जय हिंद, जय भारत। चलिए वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं।